करते हुए कहा कि युवाओं के लिए 1 लाख का बजट रखा गया है, लेकिन क्या सिर्फ 1 साल के लिए ही है? अभी तक ओपीएस के लिए केंद्र पर बजट देने की बात करते हैं और ये सिर्फ जुमला है, कुछ और नहीं है। ओपी धनखड़ ने कहा कि इस मैनिफेस्टो को न्याय पत्र का नाम दिया गया है और ये कहा गया है कि ये न्याय है। इसमें न्याय क्या है? ये सिर्फ जुमला है और कुछ भी नहीं है। हरियाणा के उम्मीदवारों को बदलने पर जब सवाल किया गया तो भाजपा नेता ओपी धनखड़ ने कहा कि बीजेपी की चुनाव समिति इन नामों का चयन करती है और जिस नाम की घोषणा हो गई है अब ये ही उम्मीदवार रहेंगे। देखिए, मैं कहूँगा कि ये जनादेश को लूटने के लिए झूठ का पुलंदा है। पहले भी कांग्रेस ऐसे ही, जिसको वाणी सेवा कहते हैं, वही करती रही है। देश की गरीबी हटाएंगे, कर्जा माफ़ करेंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम लाएंगे। आपने हिमाचल में देखा ओपीएस का दावा कितना जोरदार किया था। सरकार बनते कहते केंद्र पैसा थे। आपको पिछला चुनाव याद है राजस्थान का, राहुल गांधी का वो बयान कि 1 हफ्ते में कर्जा माफ़ करेंगे किसानों का। मध्य प्रदेश का याद है, कर्जा माफ़ करेंगे। कर्नाटक के वादे याद हैं। ये झूठ बोलते हैं, केवल वाणी सेवा करते हैं, जब करने का मौका आता तो करते ही नहीं है। ऐसा ही झूठ का पुलंदा इन्होंने आज रखा है। देखिए, कह रहे 1 लाख रुपया साल भर में गरीब महिलाओं को देंगे। अगर गरीबों की संख्या, गरीब परिवारों की संख्या 22 करोड़ है तो 22 लाख करोड़ रुपए कहाँ से आएंगे? अगर उससे कम भी है, 15 भी है, तो 15 लाख करोड़ कहाँ से आएंगे? 10 लाख करोड़ भी बहुत होते हैं साहब। 45 लाख करोड़ का बजट है, जिसका 30% ही पूंजीगत पैसा है। बात तो रेवेन्यू बजट है। रेवेन्यू बजट का मतलब होता है जो तनख्वाहों पे जाता है। खर्च करने के लिए उपलब्ध बजट कितना कम है। तो उसमें से ये सब युवाओं को कह रहे हैं कि 1 साल के लिए 1 लाख रुपया देंगे। बाद में क्या करेंगे? अग्निवीर का विरोध कर रहे हैं, लेकिन आप 1 साल की योजना ला रहे हो, तो युवाओं को कौन से भ्रम में उसके लिए डालने वाले हो? आप हर सेक्टर के लिए बहुत सारी बातें इन्होंने ऐसी कही हैं। सीएसीपी को कानूनी दर्जा देंगे। भाई, किसका राज था? सीएसीपी किसने बनाई थी? तभी कानूनी दर्जे से बना देते थे, संवैधानिक दर्जे से। 66 में कांग्रेस की सरकार में बनी थी। इतने वर्षों तक किसका शासन था? आपका शासन था। आपको ये बात आज क्यों याद आ गई? फिर आप कह रहे हो स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे। स्वामीनाथन कमीशन किसने बनाया था? कांग्रेस पार्टी ने। स्वामीनाथन की रिपोर्ट कब आ गई थी? 2006 में। 8 साल तक किसका राज था? आपने क्यों नहीं स्वामीनाथन रिपोर्ट इंप्लीमेंट की? क्यों पैरों तले दबाए बैठे रहे? कमेटी बनाई हुड्डा साहब की लीडरशिप में 4 मुख्यमंत्रियों की, 2 साल तक उस रिपोर्ट को आप जो है पैरों नीचे दबाए बैठे रहे। देखिए, ये केवल वाणी सेवा करते हैं। किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना कभी कांग्रेस के नेचर में, प्रकृति में रहा नहीं है। ये केवल जनादेश झूठ बोल के लूटते हैं। इनके घोषणा पत्र की बजटीय व्यावहारिकता क्या है, इस पर देश में सवाल खड़ा हो रहा है और आगे और तेजी के साथ खड़े होंगे। सबने खड़े करने का चाहिए। इन्होंने अपने जो घोषणा पत्र है उसको न्याय पत्र का नाम दिया है। कैसे आप देख रहे हैं? उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से 10,000 किलोमीटर जैसी यात्रा चली है और लोगों की जो उसमें मांग थी वो इसमें अलंकित की गई है। देखिए, आपको घोषणा पत्र, आपने कॉपी देखी है, मैंने भी देखी है। शब्दावली का चयन, शब्दावली, नए शब्दों का उपयोग, किसके लिए न्याय मांग रहे हैं? मुझे लगता है ये खुद के लिए न्याय मांग रहे हैं, क्योंकि जो इतने सारे करप्शन के आरोप इनकी पार्टी पर, इनके नेताओं पर, सब लोगों में है। मुझे लगता है कि इनकी मांग शायद उसी प्रकार की है। तो उस नाते से, लेकिन किसी ने गलत किया है तो उसको न्याय, किस प्रकार का न्याय मिलेगा? ये शब्दावली, ये भाव क्यों आता है? न्याय कौन मांगने जाता है? कहीं ना कहीं फंसा होता है तब मांगता है ना। और तब क्यों? क्योंकि गलत किया है तो ही फंसा होता है ना। तो इसलिए इनकी शब्दावली की रचना भी इनके वातावरण से में से हुई है। नहीं तो उसको ये प्रगति कह सकते थे। 5 प्रगति के संकल्प, न्याय काय को, 5 उन्नति के सल्प, 5 नए पायदान, इसमें क्या दिक्कत थी? ये सब चीज़ें उसमें समाई जा सकती थी। अभ्युदय, बहुत अच्छे अच्छे शब्द हो सकते थे। वही न्याय इसलिए आ रहा है कि कुल मिला के ये जिस मानसिकता से गुजर रहे हैं, हमेशा शब्दावली भी उसी मानस में से आती है। ये उसी की प्रतीक है। सर, कहीं ना कहीं आपने कहा है कि कांग्रेस के नेता जिस तरीके से करप्शन के आरोप लगे हुए हैं, ऐसे में बीजेपी की क्या मजबूरियां बनती हैं कि वो बीजेपी के जो कांग्रेस के नेता हैं उनको बीजेपी में शामिल कराते हैं? देखिए, कांग्रेस के नेता नहीं, जो नेता आना चाहते हैं एक अच्छे संकल्प के साथ, मूल्य आधारित राजनीति के साथ, देश के लिए कुछ करने के लिए आना चाहते हैं, वही नेता जो है वहाँ आकर बीजेपी का दामन थामते हैं, बीजेपी के साथ चलते हैं। उनको ये छोड़ दीजिए। देखिए, हमेशा दूसरे दलों से तो हर समय लोग आए हैं। सुषमा जी भी दूसरे दल से आई थी। जब जनसंघ बना तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी हिंदू महासभा के नेता थे। तो इसलिए ये कोई बात नहीं है, सब दलों से लोग आएंगे, लेकिन अच्छे लोग आएँ,
और अच्छाई के लिए, मूल्य आधारित राजनीति पर चलने के लिए आएँ तो वही बीजेपी के साथ चलते हैं, क्योंकि बीजेपी की राजनीति, हमारी पंच निष्ठाओं में पहली निष्ठा मूल्य आधारित राजनीति की है, जो वैल्यूज पर चलना चाहते हैं, जो राजनीति अपने परिवार के लिए नहीं, करप्शन के लिए नहीं, अपने संसाधन बढ़ाने के लिए, देश की सेवा के लिए राजनीति में है, ये वैल्यू आधारित राजनीति है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी एक धुलाई मशीन की तरह है, वहां पर कोई भी जाता है तो धुलाई उसकी हो जाती है और ईडी से वो बच जाता है। देखिए, कबीर के शब्द सुने हैं, संत महात्माओं के प्रवचन सुने, सब यही कहते हैं कि संत महात्माओं पर वो आता है जो अच्छाई पर चलने के लिए तैयार होता है। बीजेपी में वही आता है जो वैल्यू आधारित राजनीति के लिए आकर्षित होता है। और जिस दिन कोई आदमी इस काम के लिए पहला कदम रखता है, मुझे लगता है कि अच्छाई की तरफ उसका ये पहला स्टेप है और ये अच्छी बात है। जब कोई आदमी ये सोचता है कि मैं जग गया हूँ, तो इसका मतलब नींद खुल गई है, खुलने की तरफ जा रहा है। तो वैल्यू आधारित राजनीति का जो उसका पहला स्टेप है, वो उसको अच्छाई की तरफ लेकर ही जाएगा। लेकिन सर, हरियाणा कांग्रेस बीजेपी की बात करें तो चर्चा पिछले दिनों से काफी चल रही है कि जो उम्मीदवार हैं वो बदले जा सकते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिए हैं, उम्मीदवार मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी के निर्णय बहुत, मैं कहूँगा कि विचार पूर्वक होते हैं, तो इस प्रकार की चर्चाओं का कोई अर्थ नहीं है।